हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम सोशल साइंस सीरीज़ की सिविक्स स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिविक सेक्शन इन आवर सोशल साइंस सीरीज़ फॉर सीटेट 2020। पर सबसे पहले प्लीज़ वॉच माय फुल वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जुलाई 2013 में एक सीटेट का क्वेश्चन आया था, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। कितने लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नन, 2, 4 और 12। एक भी नहीं, 2, 4 या 12। इसमें से आपको आंसर करना है। चार ऑप्शन में से एक को चुनना है। अब हम इस क्वेश्चन को लिंक करते हुए पार्लियामेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पार्लियामेंट हमारी संसद, जो कि हमारी देश की सबसे हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था सीटेट में, विच इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। The Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India. It is a bicameral legislative composed of the President of India and two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज रिफर्ड टू एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से उनका नाम बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद। वेरी गुड फॉर योर करेक्ट आंसर। हाँ, तो हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो दो ही पार्ट से बनी हुई है, राज्यसभा और लोकसभा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बिल है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है, तो पर जब तक उस पर साइन पार्लियामेंट से ना हो तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का पार्ट है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। बहुत ज़्यादा उसके पास पावर होती है, बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है, ऐसा क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। ये कानून बना सकती है। इतनी पावर पार्लियामेंट को क्यों दे रखी है, क्योंकि ये जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा पर राज्यसभा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ओके, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एलिजिबल वोटर्स। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटर्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, और राज्यसभा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको याद करनी इम्पॉर्टेंट है, वो कि दोनों की अलग अलग होती है। ओके स्टूडेंट्स, राज्यसभा की मैक्सिमम सीट होती है 250 और लोकसभा की मैक्सिमम सीट क्या होती है 552, 552। 238 सीट जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर जाती हैं डायरेक्टली राज्यसभा में। अब राज्यसभा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जो बची हुई 12 लोग हैं वो नॉमिनेट होते हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनके पास पावर होती है कि वो लोगों को नॉमिनेट कर सके। इस जो है ना वो इनडायरेक्टली स्टेट या यूनियन टेरिटरी से चुनकर जाती हैं राज्यसभा में। वो लोग जो डायरेक्टली राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं उसके थ्रू, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, लता मंगेशकर जी हैं, इन लोगों ने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया था, वो डायरेक्टली नॉमिनेट हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 245 सीट्स हैं, बाकी फ्यूचर के लिए रिजर्व हैं सीट्स। उसके बाद जो है
राज्यसभा के पॉइंट्स देखने के बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो जो लोकसभा है हम उसको लोअर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस में 552 सीट्स हैं, जिसमें 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से होती है। दो मेंबर्स जो उसके होते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि मतलब जिसका मतलब अंग्रेज़ जो हैं भारत में जो रह के गए थे उनके वंशवश। देखिए हम लोग कितने अच्छे लोग हैं, हम उनको भी करते हैं। अपर हाउस राज्यसभा में जो भी हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो उसके चेयरमैन बन जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, ये बताओ कि हमारी प्रेजेंट वीपी कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो। ओके, राज्यसभा कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब 2 साल में इसके मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, फिर वापस इसकी पूरी राज्यसभा को एक साथ डिसॉल्व कर दिया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब वो 2 साल में रिटायर होते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। तो जो कि पूरी राज्यसभा है वो एक साथ डिसॉल्व नहीं होती और वो कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years। इसके जो मेंबर हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, हमारी लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है, राज्यसभा थोड़ी लेस पावरफुल होती है लोकसभा से। लोकसभा इज प्रेसिडेंटेड बाय द स्पीकर। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years। 5 साल में ये डिसॉल्व हो जाती है, पर राज्यसभा चलती रहती है। मतलब जब से ये बनी है 1951 से बनी है, जब से ये चले जा रही है और राज्यसभा सभा चलती रहती है। मतलब जब से ये बनी है 1951 में बनी है ये आप लोग याद रखिएगा, जब से ये चले जा रही है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने ईयर्स का? 6 years का होता है उनका पीरियड ऑफ टाइम। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा? ओके, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया इज द, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर के लिए मैं वेट करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, 2012 का नवंबर में ये क्वेश्चन था। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया इज़ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी। भारत की सर्वोच्चम कानून निर्माण संस्था है। इसका आंसर अब आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पार्लियामेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन आया था, अ कोलिजन गवर्नमेंट इम्प्लाइज, संगठन गठबंधन सरकार की से अभिप्राय है। ये क्या होता है कोलिजन गवर्नमेंट जो होती है, ये किसको कहते हैं? A coalition government is a form of government in which political parties cooperate, reducing the dominance of any one party within that coalition. The usual reason of this is the number of party on its own cannot achieve a majority in election. मतलब पावर शेयरिंग यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में हो रहा है, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, तो इसलिए इसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, महाराष्ट्र में भी है कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार। 2012 का एक क्वेश्चन था, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटे के से शुरू होता है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा इज़ कॉल्ड 0 hour, क्वेश्चन आवर, पब्लिक आवर और प्रिविलेज आवर। अब ये क्वेश्चन और 0 hour ये सब क्या होता है? जाएगा क्वेश्चन आवर, ये एक पहला घंटा होता है लोकसभा का जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब सेटिंग बैठती है लोकसभा की तो क्वेश्चन आवर होता है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर। मेंबर आस्क क्वेश्चन फॉर मिनिस्टर एंड प्राइवेट मेंबर ऑल्सो। 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें। आंसर होगा नंबर 2, क्वेश्चन आवर। उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था 2012 में, एक क्वेश्चन और आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़, जनहित याचिका
PIL द्वारा डैश आई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका जो है वो ये क्या चीज़ है, तो पहले हम इसके बारे में समझेंगे। पहले क्या होता था कि जो कोई भी इंडिविजुअल होता था वो व्यक्ति अपनी शिकायत कोर्ट में जाकर खुद ही कर सकता था, उसके लिए कोई और अपनी अर्ज़ी को दर्ज नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता था, कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आदिवासी हैं या कुछ लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो अगर जिसकी प्रॉब्लम है वो खुद ही उसको जाके करना पड़ता था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। तो इसमें PIL जब आया था, इससे ये हुआ था कि अगर कोई खुद नहीं कर सकता तो अब एज अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल उसके लिए कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कोई भी जाकर उसके लिए एक अपनी सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो क्या आया था। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट ऑप्शन था, इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सीक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के कार्यकल्पों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, वो तो हम RTI के द्वारा कर सकते हैं, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं है। बी ऑप्शन है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए ये लोग कर सकते हैं। इसका अधिकार दिया गया है इन लोगों को, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट A इज़ फॉल्स एंड B इज़ ट्रू। अब हम पढ़ते हैं राइट्स के बारे में। डिफरेंट राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के ज़रिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरी अरेस्ट को। उसमें जो है आप किसी को बिना बताए, बिना किसी रीज़न के, बिना उसके लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको भी वकील दिया जाता है, जिन्होंने कुछ किया भी होता है उसके बाद भी उनको एक वकील दिया जाता है, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। इसमें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि राइट टू बी इन्फॉर्म एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। क्यों अरेस्ट किया गया है ये इसके बारे में बताना। राइट टू कंसर्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, मतलब उसको डिफेंड के लिए भी कोई एक वकील दिया जाएगा, वो भी अपनी चॉइस का। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट। 24 घंटे के बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा। राइट नॉट टू बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना 24 घंटे से पहले कस्टडी में भी उसको नहीं लिया जा सकता है। ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। जो लॉयर वाला मैं बताया था वो आर्टिकल 39A है। ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। ये आर्टिकल 39A का पार्ट है। आर्टिकल 22 को फौजदारी कानून भी कहा जाता है कि इसमें गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। जो मुजरिम है उसको बुरी तरीके से इल ट्रीट नहीं किया जाएगा और टॉर्चर नहीं किया जाएगा अरेस्ट के टाइम पे,
और जो कन्फेशन है जो कि पुलिस कस्टडी में लिया गया है उसको आरोपी के खिलाफ में सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इस राइट में। अ बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल से छोटे बच्चे को और एक वुमेन को औरत को हम पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते हैं। ये सब भी इस आर्टिकल 22 का पार्ट है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसमें द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है जो कि 2009 में आया था। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thanks for watching once again.